अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सोहरवर्दी। इस वक्त एक तरफ अफ़गानिस्तान में लड़ाई जारी है, मुल्क के मंजरनामे में बहुत सी चीज़ें जारी हैं, लेकिन पंजाब में भी बहुत सी बातें जारी हैं। एक तो पंजाब के बल्दियाती निज़ाम के हवाले से तौहीन अदालत है, सुप्रीम कोर्ट में बहाल नहीं कर रहे, फिर अदम एतमाद की भी बहुत बातें हैं उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूदुर रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, बड़े इम्कानात हैं, आपने जब वज़ारत संभाली है तो तौहीन अदालत में आपको सज़ा ही ना हो जाए, क्योंकि अदालत ने तो बल्दियाती निज़ाम बहाल किया हुआ है और आपकी हुकूमत उसे बहाल कर नहीं रही। मेरा ख़्याल है कि ये आपका सवाल गलतफहमी पर मबनी है। हमने बहाल किया हुआ, ये तो आज ख़ुद रेस्टोर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के बाद ये अदारे आज ख़ुद बहाल हो गए, इसको किसी के बहाल करने की ज़रूरत नहीं थी कानूनी तौर पे। हाँ, अलबत्ता इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये बल्दियाती अदारे 2013 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए। अब 2013 का एक्ट ऑन ग्राउंड जो है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो रिपील हो गया और उसकी जगह 2019 का बल्दियाती एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने, पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिया। अब वो जो 13 के तहत जो अदारे थे वो तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। यूनियन काउंसिल्स का वजूद नहीं है, इसी तरह तहसील काउंसिल, ज़िला काउंसिल्स का वजूद नहीं है। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये अदारे रिस्टोर होने के बाद किस तरह से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है, हाई कोर्ट के अंदर भी उनसे रहनुमाई लेने के लिए कहा है कि हम किस तरह से इस एक पीरियड के लिए, ये जो 2-3-4 माह का पीरियड है, किस कानून के तहत हम इन्हें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने दें। इसके लिए हमने अपने तय हाई कोर्ट को भी ये मतला किया पिछली तारीख पे कि हमने ट्रांजिशन कमेटीज़ बना दी हैं हर ज़िले के अंदर, कि जो रेस्टोर होने वाला जो भी बल्दियाती सरबराह है वो डिप्टी कमिश्नर उसका कोऑर्डिनेटर है इतला करने के लिए, और लीडर ऑफ द अपोजिशन और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के 2 लोग वो उसके मेंबर हैं कि वो बैठकर आपस में फ़ैसला करें कि ये किस तरह से इसकी ट्रांजिशन होगी और आइंदा के लिए किस तरह से हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके तहत अपने इख्तियारात को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उनकी मीटिंग्स जारी हैं, 2-2, 3-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो हुकूमत का कोई इस तरह का ख्याल नहीं है कि वो अदलिया के किए हुए फ़ैसलों को ना माने, किसी की ये मजाल नहीं, ना हम ये चाहते हैं। हाँ, ये एक अमली पेचीदगी है, उस पेचीदगी को हल करने के लिए हम दोबारा भी अदालत से जो आपने खुद पैदा की है। देखें ना, इस वक्त आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं, अगर नई हल्का बंदियाँ हो भी जाएं तो वो अगले इंतखाब के लिए होंगी, आप तो मौजूद रहेंगे। ये हल्के तब तक तो मौजूद रहेंगे जब तक आपका टेन्योर है, जब तक पिछलों का टेन्योर है तब तक वो हल्के तो मौजूद हैं। ये तो सादा कानून की बात है। आप चूँकि उलझा रहे हैं अदालतों को, इसीलिए अदालतों ने आपको हुक्म इम्तनाई भी दिया है कि आप कोई पैसे भी नहीं खर्च कर सकते बल्दियाती इदारों के, और अमली तौर पर सारा निज़ाम जाम कर दिया उन्होंने। देखिए, पैसे ना खर्च करने वाली बात जो भी ये अदालत की है हम उसका एहतराम कर रहे हैं और कोई नई स्कीम जो है वो नहीं लेके आ रहे। अलबत्ता M&R है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के ज़िम्मन में छोटा मोटा पैच वर्क और बाकी चीज़ें, क्योंकि ये एक गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और बरसात का मौसम है, वही कर रहे हैं। हम कोई स्कीम जो है ना वो नहीं ला रहे अदालत के हुक्म के बाद। बात जो आप कर रहे हैं कि हम उलझा रहे हैं, हम नहीं उलझा रहे। ये कानून तो 2019 का पास हो चुका, आज उसको 2 साल होने को हैं, जिसमें ये सारा जो निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं लीगली जो है इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती यूनियन काउंसिल्स, उनके दफातर ख़त्म हो गए, उनका अमला जो है ट्रांसफ़र हो गया, वो अपने अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो अब ये एक बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। इट इज़ डो सो सिंपल कि अदारे बहाल हो गए और वो जाके अपने दफ्तरों में बैठ के वो सारे काम शुरू कर देंगे। हम इस सिलसिले में कानून से रहनुमाई ले रहे हैं, अदालतों से भी रहनुमाई ले रहे हैं कि किस तरह से इनको फंक्शनल किया जाए। साहब, आपने 2019 में कानून बना लिया, 2021 में मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन तो आपने नए भी ना कराए, फरार तो आप रखते हैं बल्दियात। अगर आपने 19 में कानून बनाया था, आप नए इंतखाब करा देते, आज ये सूरत हाल ही ना होती, नए इदारे मारदे वजूद में आ जाते। लेकिन चूंकि आपको डर था कि नून लीग जीत जाएगी, आप इंतखाब भी नहीं करवाते और पिछले बहाल भी नहीं करते।
देखिए, किसी डर खौफ का मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताल्लुक है इस चीज़ से। ये जो हमने एक्ट बनाया उसके बाद यही लोग कोर्ट्स के अंदर गए और अदालतों ने स्टे दे दिया। उस मुस्तकिल स्टे की वजह से ये इंतखाबात आगे चलते चले गए। कुछ एक्ट के अंदर इस तरह की चीज़ें थी जो हम अमेंडमेंट लेके आए और वो अमेंडमेंट्स अभी पेंडिंग हैं। वो बहुत जल्द उन अमेंडमेंट्स के बाद ये जो हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा आइंदा 2-3 हफ्तों के अंदर। और ये जो अदारे हैं इनकी मुद्दत है 30 दिसंबर तक। उसके बाद हम तो इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड दे रहे हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप इंतखाबात करवाएं। हमारे एंड पे कोई इसमें पॉलिटिकल ना तो गेम है ना फियर है। हमने ताज़ा तरीन इंतखाबात जीते हैं। पंजाब के अंदर जो कश्मीर की सीटें थीं वो 90% सीटें हमने जीती हैं। वज़ीराबाद का लेटेस्ट बाई इलेक्शन हमने जीता है। आइंदा कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम सूबे के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। इंशाल्लाह वहाँ भी वाज़े अक्सरियत के साथ हम इन बोर्डों के इलेक्शन जीतेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत आज से 6 माह पहले शायद इस तरह इतनी कंफर्टेबल नहीं थी जो आज कंफर्टेबल है। और हम चाहते हैं जल्द अज जल्द जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हों और ये एक पावरफुल बल्दियाती निज़ाम हम लेके आ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम। पहले अदारों को वो इख्तियारात नहीं थे जो हम देने जा रहे हैं। पर इसके भी तो मराहल है ना। आप पहला मरहला कराना चाहते हैं और जो दूसरा मरहला मेयर्स का और उनका सिटी मेट्रोपॉलिटन का है वो बाद में कराना चाहते हैं। मरहला वार होंगे। पहले मरहले के बाद कौन जिएगा तेरी जुल्फ के सहार होने तक? दूसरा मरहला कब होगा? देखिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, 60 डेज के अंदर वो दूसरे इलेक्शन होने हैं। ये मराहल में इसलिए करा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये होने जा रहा है कि लोग अपने बल्दियात के नुमाइंदे बराह मुंतखब करेंगे। मेट्रोपॉलिटन ये इतना बड़ा रिस्क है जो सिर्फ इमरान खान ही ले सकता है, PTI ही ले सकती है। बहुत लोगों ने हमें डराया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप इनडायरेक्ट इलेक्शन पे चले जाएं। लेकिन हम बड़े वाजे हैं इस पे कि ये डायरेक्ट इलेक्शन होने जा रहा है और ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज होगी कि ये इसको मरहलावार ही कराना बनता है। और माजी में भी ये आपके बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार होते रहे हैं, डिवीजन वाइज होते रहे हैं। 2-2 डिवीजन के हो गए, फिर हफ्ते बाद हो गए। तो ये 2 हिस्सों में होंगे, एक हमारी विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल, और उसके फिर 60 डेज़ के अंदर दूसरे इलेक्शन होंगे जिसमें मेट्रोपॉलिटन और कॉरपोरेशन और टाउन कमेटीज़ हैं उनके इलेक्शन इस पे शामिल हैं। मेरा ख्याल इसमें कोई चब्बे वाली बात नहीं है। ऐसी सूरत नहीं है कि वो एक लंबा अरसा जब नीचे ये इंतखाबात हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ये तो उनमें कराने ही होंगे चंद दिनों के अंदर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि 30 सितंबर को जो मौजूदा बल्दियाती इदारे हैं इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को, तो 30 दिसंबर तक चूँकि अब आपकी जो तौजी है उसके तहत ये बहाल हो नहीं सकते क्योंकि नीचे चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अदालत ने इन्हें बहाल किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 4.5 माह से तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चल रही है। तो आप 30 दिसंबर तक इसको ऐसे ही चलाना चाहते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ कभी इधर खेल लिया कभी उधर खेल लिया। आपको इसकी बहाली मुकम्मल तौर पर, अमली तौर पर नज़र नहीं आ रही? देखिए, मैं दोबारा इसकी वजाहत करता हूँ कि हम बहाल करना नहीं चाह रहे। नहीं, ये ऑलरेडी रेस्टोर हो चुके हैं, ये बहाल हो गए हैं मेयर और बाकी सारे लोग। मसला इनके इख्तियारात के इस्तेमाल का है कि वो किस जगह अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें। इख्तियारात के बहाली तो बेमानी है ना जी। आपको वजीर बल्दियात लगा दें और इख्तियार ना दें तो उस वजीर बल्दियात लगने का क्या फ़ायदा? नहीं, वो वज़ीर बल्दियात का तो ये इशू ही बिल्कुल डिफरेंट है ना। इसके ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमने रहनुमाई मांगी है अदालत से कि 13 के अदारे तो वजूद में नहीं है। वो तो सारी यूनियन काउंसिल्स और वो सारा सेटअप वो तो ख़त्म हो चुका है, कानून की नज़र में ख़त्म हो चुका है। जब 19 का एक्ट पास हो गया तो दूसरा तो रिपील हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब ये एक रेस्टोर हो गया। जो चेयरमैन या मेयर है वो किस तरह से उन सारे अदारों को दोबारा ट्रांजेक्शन, ये लाखों लोग इधर से उधर चले गए, अपनी अपनी सर्विसेज में वापस आ गए, दफातर ख़त्म हो गए, ये इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर ये किस तरह से मुमकिन है? उसी के लिए कोई तरीका जो है वो ढूंढा जा रहा है। ठीक है, मुझे लेनी है ब्रेक। मियाँ साहब आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ अदम एतमाद पर भी बात करेंगे और बाकी सब चीज़ों पर भी बात करेंगे पंजाब के हवाले से। मियाँ महमूद रशीद साहब हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मियाँ महमूद रशीद साहब हमारे साथ हैं। मियाँ साहब, वो बिलावल साहब कह रहे हैं वोट पूरे हैं, नून लीग मान जाए तो कल बुज़दार को घर भेज दें। शौक पूरा कर लें, देर किस बात की है। ये बढ़ के पिछले 4 साल 3 साल से जब से हमारी हुकूमत बनी है उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि ये सुबह गए कि शाम गए। मैं तो इन्हें ये ऐलान करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम वेलकम करेंगे, आए। एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसका ये हिस्सा है अदम एतमाद। अगर उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो ये कानून में, आइन में, जमहूरियत के अंदर हर जगह ये चीज़ें चलती हैं। वो आए और शौक़ पूरा कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सिचुएशन है कि वो अदम एतमाद पेश भी करें और उसके बाद उससे कामयाब करवाना तो दूर की बात है। ये बिलावल साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन अमली तौर पर उनकी इस ख्वाहिश के ऊपर अमल नहीं हो सकता। पहले तो ये अपोजिशन आपस में जिस तरह की इनकी दरारें हैं और जिस तरह ये एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के लत्ते ले रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ये किसी तरह मुमकिन नहीं है कि वो इस सारी सिचुएशन के अंदर। और फिर मुस्लिम लीग नून ने तो कैटेगोरिकली कह दिया है कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है ये अदम एतमाद की, हम तो चाहते हैं कि ये टेन्योर पूरा हो। तो पहले ये सारी अपोजिशन एक पेज पे आए, वो अपने। ये मुस्लिम लीग नून क्यों बुज़दार साहब की इतनी हामी है? मुस्लिम लीग नून बुज़दार की इतनी हामी क्यों है? क्या फिक्स मैच है नून के साथ आपका? जी, मुस्लिम लीग नून से पूछे, मेरे से ना पूछे। ये तो मुस्लिम लीग नून से पूछे ना आपके कि वो क्यों इतना कंफर्टेबल हैं या वो क्यों कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद नहीं करेंगे। आपने कंफर्टेबल रखा होगा तो वो कंफर्टेबल है ना, आप भी तो फरीक हैं इस कंफर्टेबल में। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक जमात है, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर बैंक करके पहले काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ख्म खा चुकी है। अभी तक वो अपने ज़ख्म चाट रही है। वो किसी सूरत भी बिलावल के या पीपल्स पार्टी के ट्रैप में नहीं आएगी। वो अपनी इंडिपेंडेंट एक जमात है, उनकी अपनी ये सोच है कि हमें इस चक्कर में अदम एतमाद में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इस टेन्योर को मुकम्मल जाना चाहिए और अगले इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। बाकी जो बात है वो आप उनकी लीडरशिप से पूछ सकते हैं। तरीन ग्रुप आपसे टूट गया है, बिलावल साहब कहते हैं तरीन ग्रुप चौधरी बरादरान, पीपल्स पार्टी, नून लीग मिलकर वो गए बुज़दार साहब। जी, करके देख लें। तरीन ग्रुप कहीं नहीं टूटा। तरीन ग्रुप पार्टी का हिस्सा है। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं छोटे मोटे वो चलते रहते हैं, वो पहले भी थे, वो आज भी होंगे। लेकिन इस तरह की बात करनी कि वो इस सतह पे आ जाएं, वो नहीं कर सकते। ये फ्लोर क्रॉसिंग तो वैसे भी नहीं हो सकती। वो सारे लोग पीटीआई के साथ हैं, एलानिया पीटीआई के टिकट में उनमें से बहुत से मुंतखब हुए हैं। ये अजम्पशंस हैं और अजम्पशंस के ऊपर इतना बड़ा स्टेप जो है ना वो लिया जा सकता है ना, उसके ऊपर कोई इस तरह का सीरियस कमेंट किया जा सकता है। नहीं, आप नहीं समझते जब इतनी बात हो रही है तो उस्मान बुज़दार साहब भी पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लें, जैसे इमरान खान ने कौमी असम्बली से लिया था, तो एक एतमाद का वोट यहाँ भी ले लिया जाए दोबारा। हमें पता लग जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अभी तो एतमाद का वोट लिया एक माह पहले। बजट क्या होता है? बजट की अप्रूवल वो एतमाद होता है ना, एतमाद का वोट होता है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है दोबारा एतमाद का वोट लेने की? कोई बंदा आए अदम एतमाद पेश करे तो फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे कि हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। तो लिया ना, कौमी असेंबली में भी तो लिया ना, पंजाब में भी ले लें एतमाद का वोट, पता लग जाएगा कितने वोट हैं आपके साथ। मैंने आपको बताया कि एक माह पहले बजट पास करवा के हमने एतमाद का वोट लिया है सारे एमपीएस से। नहीं, उस वक्त उस तरह गिनती तो नहीं हुई ना, वो तो फिर वो तो फिक्स वो अपोजिशन नहीं थी, आपने करा लिया। वो तो कमाल हो। तो आप अपोजिशन को ले आते मुजम्मिल साहब, आपके बड़े ताल्लुक है अपोजिशन वाले से, उन्हें कहना था पूरी तादाद में वहां हो ताकि गिनती भी हम कर लेते। अच्छा, एक और मसला है जो इस्तेकाक बिल है। आप चूँकि पंजाब असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे हैं, पीटीआई के सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं जो बहुत अरसा पंजाब असम्बली में रहे हैं, 90 की दिहाई में भी आप एमपीए रहे हैं। तो ये जो इस्तेकाक बिल अब हुआ है जिसे गवर्नर साहब ने रिजेक्ट किया, फिर असम्बली ने पास कर दिया, समझ नहीं आई कि पीटीआई गवर्नर साहब के साथ है या स्पीकर साहब के साथ है। ये क्या इबहम हुआ? गवर्नर साहब को रिजेक्ट ही नहीं करना चाहिए था अगर दोबारा पास होना था, और अगर उन्होंने रिजेक्ट किया था तो फिर आपको दोबारा पास नहीं करवाना चाहिए था। देखिए, गवर्नर साहब का अपना इख्तियार है, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और उन्होंने ये 7 वजूहात भी लिखी कि इस बिल के अंदर बाज़ चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से टकराती हैं, लिहाजा मैं इसको अप्रूव नहीं करता। अब जहाँ तक बिल का ताल्लुक है, बिल पास हो गया, एमपीएस ने पास किया और ये उनका प्रिविलेज है हर मुंतखब नुमाइंदे का
अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जा सकता था और अब भी इसकी गुंजाइश है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स ला के बाज़ लोगों के नज़दीक या ब्यूरोक्रेसी के नज़दीक कि इसमें बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें बहुत ज़्यादा एतराज़ है, तो इसकी एक बेहतर शक्ल भी सामने आ सकती है। मेरा ख्याल है कि बाकी सूबों के अंदर भी इस तरह के बिल जो है वो पास हुए हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ पंजाब के अंदर नहीं था और इसमें एक मुंतखब नुमाइंदे की उसका एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगर होता है तो यहाँ एक प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग के अलावा जिसको सीरियस कोई नहीं लेता। और मैं नहीं समझता कि ये इस बिल के ऊपर अमल दरामद की कोई इस तरह की नौबत आएगी, लेकिन इससे चीज़ें बेहतर होंगी और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारा राइट है और हमने जो ये बिल पास किया है बड़ा सोच समझ कर किया है। पर देखें ना, नज़ीर चौहान के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं हुआ। जब हुकूमत ही स्पीकर की बात पर अमल नहीं करती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं करती है, तो वो कहते हैं सज़ा देने का इख्तियार होना चाहिए। अगर CCPO लाहौर ने नहीं पेश किया तो उसे सज़ा होनी चाहिए। देखिए, ये मैंने कहा कि इसमें बहुत बेहतरी आ सकती है, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये उसको पेश किया है नहीं किया है, ये पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, बाद वो चलती रहती हैं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। इसमें किसी एक चीज़ को मिसाल बनाकर आप उसके ऊपर कोई फैसला सादर नहीं कर सकते। मियां साहब, आपकी वजारत भी तब्दील हुई है, कुछ लोगों की छुट्टी हुई है, कुछ लोग नए आए हैं। वो कहते हैं और भी वजारतें नई आ रही हैं पंजाब में, कुछ लोग और जा रहे हैं। ये टीम सेटल नहीं हो पा रही उस्मान बुज़दार की, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है टीम तो सेटल है, सारी टीम काम कर रही है। ये मामूल की चीज़ें हैं, ये एक हुकूमत के अंदर या हर पार्टी का चीफ मिनिस्टर का ये प्रोरोगेटिव है कि वो अपनी टीम की को प्लेसमेंट करनी चाहे, एक को दूसरी जगह पे, दूसरे को तीसरी जगह पे, तो इसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। कोई मेजर 4 वज़ीर इत्तलात बदल चुके हैं आप लोग, फयाजुल हसन चौहान, शमशाम बुखारी, असलम इकबाल, फरदौस आशिक अवान, सेट ही नहीं हो रहा कोई पंजाब की तर्जुमानी के लिए। कि वो कहते हैं कारकर्दगी हो तो कोई बयान करे ना, जब कारकर्दगी नहीं है तो आप गुस्सा वज़ीर इत्तलात पे निकाल देते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं आपसे बेट करता हूँ कि जितनी कारकर्दगी हमारे 3 साल की है, मियाँ शहबाज शरीफ के दौर के कोई 3 साल आप निकाल लें और बैठ जाएं कि किसकी कारकर्दगी बेहतर है। ये शोर बचाने से और शोबाजियों से और वावेले करने से और पब्लिसिटी करने से ये चीज़ें नहीं होती। ऑन ग्राउंड मेरा चैलेंज है, आप किसी वक्त रख लें प्रोग्राम, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आऊँगा कि उनके 3 सालों में क्या हुआ और उस्मान बुज़दार साहब ने अपने 3 सालों में क्या किया। खामोशी से जो तो उधर से राना सनाउल्लाह को बुलाना पड़ेगा ना कि वो बता दें आपको, आपका और उनका मनाजरा कराना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह के अलावा बाकी मर गए सारे असेंबली के अंदर और कोई बंदा नहीं है। नहीं, वो भी तो देखे ना, उनके साथ नंबर 2 तो वही थे, इधर से आप और आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, तो फिर आपका और उनका ही बनता है। पहले तो उनको बुला लें, किसी दिन अपने टॉक शो में बुला लें, मुझे भी बुला लें, बैठ के बात कर लेते हैं। तो आप कारकर्दगी पर मुआवजा करने के लिए तैयार हूँ और मैं आई एम 100% श्योर कि ये सारी नुमाइशी जो चीज़ें थी वो हम नहीं कर रहे, हम ऑन ग्राउंड रियल सेंस के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। शुभदाबाजियाँ नहीं हो रही बल्कि काम हो रहे हैं। अब किसी सेक्टर में चले जाएं, आप एग्रीकल्चर में चले जाएं, आप एजुकेशन में चले जाएं, आप इंडस्ट्री में चले जाएं, आप हाउसिंग में चले जाएं, मैं बेट करता हूं कि बेटर लेजिस्लेशन, बेटर परफॉर्मेंस मेरे साथ आए, मुस्लिम लीग का, नून का कोई शख्स बैठ जाए और मैं आपको साबित करूंगा कि ये चीज़ें हमने 3 साल में की हैं और उनकी हुकूमत के मुकाबले में हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने महमूद रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी। बल्दियाती इदारों की जो बहाली का मामला है उस पर हुकूमत पंजाब का जो मौक़िफ़ है वो अदालत के मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रख रहा। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बहाल हो गए हैं लेकिन इख्तियार नहीं है, बग़ैर इख्तियार के वो बहाल हैं, काम कुछ नहीं कर सकते लेकिन बहाल हैं और मौज मस्ती करें। मेयर शेयर यूसी चेयरमैन बहाल हमने कर दिए हैं पर उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, हम उनको इख्तियार दे ही नहीं सकते हैं, लिहाजा वो अपनी बाकी बेख्तियारी टर्म अपनी पूरी कर लेंगे। मियां महमूद रशीद साहब हमें समझा रहे थे।
अदम एतमाद पर भी बात की। वो कहते हैं शौक़ पूरा कर लें, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि वो उस्मान बुज़दार की और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के मवाजने के लिए राना सनाउल्लाह के साथ मनाजरा करने के लिए तैयार हैं। उनका मौक़िफ़ है कि दोनों तरफ मैं उनके साथ बैठ कर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी सामने रखूँगा, वो शहबाज शरीफ के कोई से 3 साल सामने रख दें तो 3-3 साल की कारकर्दगी का मुवाजना कर लें, हम उनसे जीत जाएंगे। देखते हैं ये मनाजरा हो सकता है या नहीं हो सकता। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी को खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।